देखिए, जब मैंने आईओटी पढ़ना शुरू किया ना, तो मेरे जहन में ये था कि जो वॉइस कंप्यूटिंग है ना, वो आईओटी का बहुत मेजर पार्ट है। अच्छा, जैसे-जैसे मैंने ज़रा-सा गौर करना शुरू किया और पढ़ाई करना शुरू की ना, तो एक बात सामने आई कि बाज़ जगह आपका अल्लाह भला करे, जैसे मिसाल के तौर पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, फैक्ट्री फ्लोर पे शोर बहुत होता है। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही थी शुरू-शुरू में कि फैक्ट्री फ्लोर पे मैं वॉइस को कैसे इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, मेरे ज़हन में था कि वॉइस जो है ना, नया यूज़र इंटरफ़ेस है इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के लिए। अच्छा, फिर जो बात क्लियर हुई ना, वो ये हुई कि बाज़ आईओटी के एप्लीकेशंस में वॉइस बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा और बाज़ में वॉइस इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। वो किन-किन चीज़ों में वॉइस कलीदी किरदार अदा करेगा, जो ये वॉइस का रेवोल्यूशन है। गूगल असिस्टेंट है, अमेज़न के हैं सॉल्यूशंस एंड बहुत सारे अब तो और भी और हैं। तो इसमें कौन-कौन सी जगह ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे यूज़ केसेस हैं, जहाँ वॉइस बहुत मेजर किरदार अदा करेगा। पहला जो है ना, सबसे ज़्यादा वो होम ऑटोमेशन में। होम ऑटोमेशन में जैसे आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आप नहीं चाहते कि मोबाइल उठाऊँ, उस पे मैं करूँ, आप कहेंगे कंप्यूटर व्हाट्स द टाइम, तो आपको कंप्यूटर फ़ौरन बता देगा टाइम क्या है। तो इस वॉइस रेवोल्यूशन में होम ऑटोमेशन में बहुत मेजर किरदार है वॉइस का। फिर आगे चलते हैं, गाड़ियों में आप गाड़ी चला रहे हैं, फ़ोन आ जाता है, आप कहें पिकअप द फ़ोन, उससे बात करते हैं, फिर कहते हैं क्लोज द फ़ोन, शट डाउन द फ़ोन एंड सो ऑन। तो गाड़ियों के अंदर भी वॉइस का बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है। फिर हेल्थ केयर में बीमार आदमी है, वो वॉइस के थ्रू अपने बहुत सारे डॉक्टर्स भी वॉइस के थ्रू बहुत सारे काम कर सकते हैं। और चौथा, एंटरटेनमेंट, गेम्स वगैरह में, दूसरे एंटरटेनमेंट में वॉइस का बहुत। तो वॉइस का इंटरनेट ऑफ थिंग्स की 4 यूज़ केसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। नंबर 1 होम ऑटोमेशन, नंबर 2 गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, और फिर हेल्थ केयर में और एंटरटेनमेंट में। बाकी फील्ड में भी वॉइस हो सकता है, केस बाय केस बेसिस। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शायद वॉइस इतना ज़्यादा मेजर किरदार अदा ना करे, मगर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये हमें खुद समझ में आ जाएगी बात, जैसे जैसे हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन देखते रहेंगे। देखें, हमने अभी 4 एरियाज डिस्कवर किए कि जहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एक चीज़ की बात करनी है जहाँ वॉइस बहुत ही ज़्यादा मेजर किरदार अदा करेगा, वो है कंज्यूमर आईओटी। कंज्यूमर जहाँ भी हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो अपने घर पे हो, एक्सटेंसिवली वॉइस का इस्तेमाल होगा। जब आप उठेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जगाएगा वॉइस कंट्रोल। आप उसको कहेंगे कि टाइम क्या हुआ है, आज ट्रैफिक कैसी है, मौसम कैसा है, ये सब वॉइस से पूछेंगे आप। फिर आप जब नाश्ते पे जाएंगे तो उससे कहेंगे ये वाली कॉफ़ी बना दो। जब ऑफिस में जाएंगे तो आपका प्रिंटर आपको बोलेगा कि यार मेरे में इंक ख़त्म हो गई है, प्लीज़ तो इंक में डाल दो। तो सो ऑन, 1 to 1 हम चलते रहेंगे। ये सारी चीज़ें वॉइस के थ्रू होंगी। तो कंज्यूमर ऑफिस में भी और कंज्यूमर घर पे भी आईओटी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो वॉइस के एप्लीकेशंस है ना, 2 डिवाइसेस इसको ड्राइव कर रही हैं। एक्चुअली वो स्मार्ट स्पीकर हैं अमेज़ॉन के और गूगल के। इस वक्त गूगल, पहले अमेज़ॉन आगे था क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे गूगल की कमांड हासिल है, गूगल मेन प्लेयर है। तो वॉइस में भी गूगल और उनकी टेक्नोलॉजी शायद बाज़ एस्पेक्ट्स में थोड़ी सी बेहतर है अमेज़ॉन से। तो मगर ये 2 प्लेयर हैं स्मार्ट होम्स में, स्मार्ट ऑफिसेज़ में। स्मार्ट होम्स में वैसे ज़्यादा अमेज़ॉन है, मगर ये दोनों करीब नेक एंड नेक करेंगे। तो अंदाज़ा ये है कि 275 मिलियन स्मार्ट स्पीकर्स होंगे बाय 2023। और इन स्मार्ट स्पीकर्स के थ्रू हमने देखा कंज्यूमर आईओटी में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, अब ये इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बात शुरू हुई सारी? देखें, फिल्मों से सारी वॉइस की जो बात शुरू हुई है ना, वो फिल्मों से शुरू हुई है। 2001 हेल 2001 एक फिल्म थी जिसमें कंप्यूटर तो ना आखिर में बेचारा पागल हो जाता है, मगर वो वॉइस के थ्रू सारी उसकी बात होती है, बड़ी सपाट से उसकी वॉइस होती है। आखिर में तो वो एस्ट्रोनॉट्स को कत्ल तक करने लगता है। तो मौका मिले तो वो ज़रूर देखिएगा। तो उस वॉइस का डिस्कशन वहाँ से शुरू हुआ। फिर स्टार ट्रैक में वॉइस बड़ा एक्सटेंसिव किरदार था। फिर एक लेटेस्ट फिल्म आई है 2013 में, हर के नाम से। तो ये ज़रा तीनों फिल्में देखें तो आपको ना वॉइस का जो इंसानों का विजन था ना, वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए, आपने ना ये सोचना है कि वॉइस जो है ना एक नई किस्म के यूआई है, यूज़र इंटरफेस है। ये वॉइस यूज़र इंटरफेस है। पहले आप ना टच इंटरफेस था मोबाइल पे, उससे पहले माउस था इंटरफेस। अब हम
ये वॉइस पे जा रहे हैं। गूगल का जो सीईओ उसने बड़ी अच्छी बात की है कि वी आर मूविंग फ्रॉम अ मोबाइल फर्स्ट वर्ल्ड टू अ एआई फर्स्ट वर्ल्ड, और एआई का वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन जो है ना वो वॉइस है। अच्छा, फिर आप ना मुख्तलिफ मैगजीन वो अखबारों के ना कटिंग भी देखें। मैं आपको कुछ कटिंग सिखा रहा हूँ। वॉइस ना स्लोली पूरी इंडस्ट्री में ना फैल रहा है, लोगों की कॉन्शियसनेस में आ रहा है, कंज्यूमर की कॉन्शियसनेस में आ रहा है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। अभी जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा नहीं है ये स्मार्ट स्पीकर्स, मगर स्लोली, एंड क्योंकि अभी हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, अभी हम स्टेज पे हैं कि ज़्यादातर वन और एक या दो डायलॉग कॉन्टेक्स्ट उसका रहता नहीं है उनके पास, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इसमें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि टेक्नोलॉजी जो रेवोल्यूशन है ना, मैंने एक आपको टाइमलाइन बना के दी है। 1456 में प्रिंटिंग प्रेस आई थी, फिर आप आगे चलते जाएं, नेटस्केप ब्राउज़र आया, फिर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज आई। अब जो है ना 2016 एंड ऑनवर्ड्स ये एआई का ज़माना है, और एआई की मैंने जैसे आपको बताया मेन एप्लीकेशन जो है ना वो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, आगे चल के दूसरी सेल्फ ड्राइविंग कार्स और दूसरी भी हो जाएंगी, मगर इस वक्त जो ज़्यादा डिप्लॉय हो रही है वो वॉइस टेक्नोलॉजी है और वॉइस कंप्यूटिंग है। अच्छा, मैं एक और आपको टाइमलाइन दिखा रहा हूँ यहाँ। ये देखिए कि इंसानी कम्युनिकेशन के ना मुख्तलिफ इर्तका कैसे हुआ है। इस वक्त हम स्मार्टफोन की तरफ से हटते हुए ना इस वक्त हम जा रहे हैं वॉइस पे, और वॉइस के ऊपर ना आप गौर से देखिए कि ये चैटबॉट्स जो है ना ये स्लोली एंड ग्रेजुअली, थोड़े दिनों बाद आप कंपनियों से जब बात कर रहे होंगे ना, अभी भी बहुत सारे चैटबॉट्स होते हैं, तो आप बिल्कुल आपको पता ही लगेगा कि आप इंसानों से बात कर रहे हैं या कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। तो हम टाइपिंग की तरफ से हटते हुए, मोबाइल फ़ोन के टच से जाते हुए आगे, माउस से आगे जाते हुए, अब हम वॉइस कन्वर्सेशन नया किस्म के जो यूआई है उस पर चले गए। तो इस टाइमलाइन को आप लेफ्ट टू राइट जरा सा गौर कर लें इस पर। देखिए वॉइस में ना स्लोली बट ग्रेजुअली पिछले 5-6-7 साल में ना एक्सपेंशन हुई है। 1.6 बिलियन यूज़र हो जाएंगे बाय 2020। तो ये इंसानी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इस्तेमाल होने लगेगी। मैंने पहले बताया कंज्यूमर जैसे वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन एरियाज़ है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि जो वॉइस है ना इतनी हॉट है क्यों। देखिए मेरे अब्बू थे, उनको मैंने कंप्यूटर सिखाना शुरू किया तो उनको मैंने माउस सिखाने लगा पहले। तो काफ़ी उम्र उनकी बड़ी हो चुकी थी, तो उनको माउस सीखने में ना काफ़ी मुश्किल हुई। मगर वॉइस में ना कुछ आपको सीखना नहीं पड़ता। एक नया बंदा भी है ना जो ज़ीरो है, उसको कंप्यूटर से कुछ पता ही नहीं है, वो वॉइस में ना बड़ी नेचुरली उससे बात कर रहा है। हर एक पता ना, इंसानों से तो हम बात करते ही हैं, जो इंसानों से हम कम्युनिकेशन में बात करते हैं वैसे ही हम अगर उनसे बात करें कंप्यूटर से ना तो हमें बहुत आसानी होती है। अच्छा, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, यानी हम बड़ी एफिशिएंटली अपना काम कह सकते हैं। अच्छा, बात चीज़ों में इतना इफेक्टिव नहीं होता। मिसाल के तौर पे स्प्रेडशीट ऑफ वॉइस में तो इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे, मगर जो रोज़मर्रा की चीज़ें ना, अच्छा पर्सनलाइजेशन बड़ा हो सकता है। आपको उस वॉइस की सुनने की आदत हो जाए तो आप बड़े आसानी से उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपको पता है कि ये मेरा वॉइस असिस्टेंट जो है ना स्मार्ट स्पीकर, वो क्या बात कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात यह कि वॉइस ना ज़्यादातर डेटा तो उसका क्लाउड पे होता है, तो जो वॉइस ना मिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा जो सर्वरों पे पड़ा है उसको एक्सेस करके आपको उस सारे डेटा की, जिस तरह वेब करता है, एकदम एक्सेस दे देता है। और ये जो एआई असिस्टेंट्स है ना, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इन वजूहत की वजह से ना हॉट हो रहे हैं और ज़्यादा मजीद होते जाएंगे इन फ्यूचर। अच्छा, जो पहला वॉइस असिस्टेंट आया था ना वो 2011 में सिरी आया था, फिर माइक्रोसॉफ्ट का आया 2014 में, फिर अमेज़ॉन का आया 2014 में, फिर 2016 में गूगल असिस्टेंट आया, और अब सैमसंग का भी आया है। मगर मैंने आपको बताया इस वक्त बाकी कंपनियां तो पीछे रह गई हैं। अमेज़ॉन और गूगल की ये लड़ाई है, और हम वॉइस को कवर करेंगे एक सेमेस्टर में आगे चल के। अब सवाल ये होता है, बाद लोग ना बॉट क्या है, चैट बॉट्स जो है ना कुछ भी नहीं है, कन्वर्सेशन बेस्ड यूआई है। आप बातें करके उसको अपना मैसेज समझाते हैं। अच्छा, मोबाइल के अंदर तो उसके पास स्क्रीन भी है, तो मोबाइल पे वो वॉइस और आपका टच को मिला के इस्तेमाल करता है। स्मार्ट स्पीकर्स में अभी ज़्यादातर जो स्मार्ट स्पीकर आ रहे हैं उसमें आप टच इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर कुछ स्मार्ट स्पीकर आ गए हैं उसमें आप टच भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कन्वर्सेशनल यूआई है। मिसाल के तौर पे 3 चॉइसेस देनी है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं ज़बानी बताऊँ आपको कि यार हरी शर्ट पहनेंगे, ग्रीन पहनेंगे या ब्लू पहनेंगे, और फिर आप जवाब देंगे, मैं उसका ले लूँ। फिर ये हो सकता है कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँ, तो वॉइस का और आपके स्क्रीन का दोनों को मिला के ना ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। मगर वॉइस भी बाज़ केसेस में, मिसाल के तौर पे आप बिस्तर पे सो रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि मुझे उस वक्त
टच इंटरफेस खोल के अपना मोबाइल या दूसरा टच इंटरफेस से मैं इंटरेक्शन करूं, बल्कि मैं चाहूँगा कि डायरेक्टली वॉइस से इंटरेक्शन करूं। तो डिपेंड करता है यूज़ केसेस पे, दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं, वॉइस और टच का कम्बिनेशन भी, मगर वॉइस अलोन भी। वैसे तो हज़ारों लाखों बॉट्स के एग्जाम्पल हैं कि आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ केसेस हैं, मगर जो मेन है वो मैं कुछ आपके ताकि दिमाग, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर। आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने उससे पूछा कि इस वक्त टाइम क्या है, तो मुझे वॉइस असिस्टेंट बताया कि टाइम क्या है। फिर आगे चल के ह्यूमन ऑटोमेशन हेल्प डेस्क भी हो सकती है। मैं कहूँ मुझे मेरी बिजली ख़राब हो गई है, पिछले 1 घंटे से नहीं आई है, वो आपको बॉट बताए कि किस वजह से ख़राब हुई है और कितनी देर में ठीक हो जाएगी। तो ये हेल्प डेस्क की ऑटोमेशन भी हो सकती है इससे। फिर मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, कि मैं कहूँ भाई जल्दी से मुझे फ़लाँ किताब भेज दो, मेरे घर डिलीवर कर दो, तो अगले दिन सुबह हो जाए। वो आपसे कंफर्म करे कि भेज दूँ, इतनी कीमत है, मैं कहूँ हाँ भेज दो। तो और ई कॉमर्स में भी बहुत इस्तेमाल हो सकती है वॉइस। फिर टास्क ऑटोमेशन है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ 5-6 चीज़ें अपनी मैंने काम करनी है, मैं सुबह उठते ही कहूँ, या मैं रात को सुबह उठते ही कहूँ कि सारा सिक्योरिटी सिस्टम अब शट डाउन कर दो। तो मैं जो सारा दिन सुबह उठ के ना, जो मैं खुद बारी बारी करता हूँ चीज़ें, गेट खोलता हूँ, ये खोलता हूँ, ये सब कुछ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम कर ले वॉइस के थ्रू। फिर मॉनिटरिंग हो सकती है, वॉइस देख रहा हो कि घर में कोई नहीं आया, जैसे कोई एंटर हो आपको क्या जगा दे कि भाई आपके गेट पे कोई खड़ा हुआ है, या मुझे लग रहा है किसी ने दीवार फांदी है, एंड सो ऑन। फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं कि जो आपको एक्सटेंसिवली, जैसे डॉक्टर है, वॉइस कंट्रोल डॉक्टर हो सकता है बड़ा अच्छा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ केसेस हैं जो, और हम इंसान तो अभी शुरू में है वॉइस के कंट्रोल्स के, हम आगे जैसे जाएंगे तो खुद ये इवॉल्व करेगा। हम ना एम्बेडेड डिवाइसेस और ना डायलॉग कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। एम्बेडेड डिवाइसेस जो है ना, उसके अंदर भी आप वॉइस एक्टिवेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो वो है, अल्लाह भला करे, घड़ी है, उसमें भी आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी कॉफ़ी मेकर में आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो सिर्फ स्मार्ट स्पीकर्स में वॉइस नहीं होगा कंट्रोल, आपकी गाड़ी में भी होगा, तो सो ऑन। ये तो जितनी भी एम्बेडेड एप्लीकेशंस है ना, तो आप ये देखिए कि ना, शुरू में जब अमेजॉन 2014 में शुरू हुआ ना, तो बेसिकली ये कमांड्स ले रहा था, कुछ वेदर बता देता था आपको, आप सवाल जवाब करें तो न्यूज़ बता देता था। फिर ये आगे चल के आप मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेलिजेंस सवाल के, भाई एक कप में कितने स्पून होते हैं, इस टाइप के जवाब दे देता था। ये एक तरह से कम्प्लेक्स क्वेश्चन थे। फिर आप टाइमर सेट कर सकते थे, फिर अपने बेसिकली टू डू लिस्ट मैनेज कर सकते थे। स्लोली ग्रेजुअली ये आगे बढ़ रहा है। मुझे शुबा है, बल्कि यकीन है, कि अगले कुछ सालों में गूगल का पूरा इंटरफेस ही वॉइस होगा। यानी गूगल सर्च जो है ना, आप वॉइस बेस्ड या डायलॉग बेस्ड आपका इंटरफेस होगा, जिसमें आप उसको लिख के या बोल के पूरा उससे सवाल जवाब कर सकेंगे। देखिए अभी तो वो सिर्फ कुछ भी नहीं करता, वो वर्ड सर्चिंग करता है। आगे चल के आपका पूरा सर्च जो है ना, वो ही, इसलिए गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बैट कर रहा हूँ गूगल पे कि ये अमेजॉन से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि उनके पास R&D फंडिंग बहुत है इस काम की, क्योंकि वो अपना सर्च का बिजनेस के लिए भी इसको एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करेंगे, डायलॉग बेस्ड यूजर इंटरफेसेस को। फिर जो मैंने आपको बताया ना एम्बेडेड में, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ एम्बेडेड के। आपका अलार्म क्लॉक है, उसमें वॉइस एक्टिवेशन कंट्रोल है। दूसरा आपका थर्मोस्टेट है, आपके घर का टेम्परेचर क्या है, या इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, ठंडा ज़्यादा कर दो, एंड सो ऑन। ये भी एम्बेडेड सिस्टम है, ये भी वॉइस के थ्रू कंट्रोल। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए वॉइस का, जो आपके घर में बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो सकता है। हम ना एम्बेडेड डिवाइसेस और ना डायलॉग कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। एम्बेडेड डिवाइसेस जो है ना, उसके अंदर भी आप वॉइस एक्टिवेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो वो है, अल्लाह भला करे, घड़ी है, उसमें भी आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी कॉफ़ी मेकर में आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो सिर्फ स्मार्ट स्पीकर्स में वॉइस नहीं होगा कंट्रोल, आपकी गाड़ी में भी होगा, तो सो ऑन। ये तो जितनी भी एम्बेडेड एप्लीकेशंस है ना, तो आप ये देखिए कि ना, शुरू में जब अमेजॉन 2014 में शुरू हुआ ना, तो बेसिकली ये कमांड्स ले रहा था, कुछ वेदर बता देता था आपको, आप सवाल जवाब करें तो न्यूज़ बता देता था। फिर ये आगे चल के आप मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेलिजेंस सवाल के, भाई एक कप में कितने स्पून होते हैं, इस टाइप के जवाब दे देता था। ये एक तरह से कम्प्लेक्स क्वेश्चन थे। फिर आप टाइमर सेट कर सकते थे, फिर अपने बेसिकली टू डू लिस्ट मैनेज कर सकते थे। स्लोली ग्रेजुअली ये आगे बढ़ रहा है। मुझे शुबा है, बल्कि यकीन है, कि अगले कुछ सालों में गूगल का पूरा इंटरफेस ही वॉइस होगा। यानी गूगल सर्च जो है ना, आप वॉइस बेस्ड या डायलॉग बेस्ड
आपका इंटरफेस होगा जिसमें आप उसको लिख के या बोल के पूरा उससे सवाल जवाब कर सकेंगे। देखिए अभी तो वो सिर्फ कुछ भी नहीं करता, वो वर्ड सर्चिंग करता है। आगे चल के आपका पूरा सर्च जो है ना वो ही, इसलिए गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बैट कर रहा हूँ गूगल पे कि ये अमेजॉन से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि उनके पास R&D फंडिंग बहुत है इस काम की, क्योंकि वो अपना सर्च का बिजनेस के लिए भी इसको एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करेंगे, डायलॉग बेस्ड यूजर इंटरफेसेस को। फिर जो मैंने आपको बताया एम्बेडेड में, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ एम्बेडेड के। आपका अलार्म क्लॉक है, उसमें वॉइस एक्टिवेशन कंट्रोल है। दूसरा आपका थर्मोस्टेट है, आपके घर का टेम्परेचर क्या है, या इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, ठंडा ज़्यादा कर दो, एंड सो ऑन। ये भी एम्बेडेड सिस्टम है, ये भी वॉइस के थ्रू कंट्रोल। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए वॉइस का, जो आपके घर में बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, मैं आपको अब ये 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। 2 किस्म के इंटरफेसेज हैं। एक इंटरफेस जो है ना वो वॉइस बेस्ड है और एक स्क्रीन बेस्ड है। जो वॉइस बेस्ड है वो वर्ड्स हैं, उसमें डायलॉग फ्लो करता है। और फिर स्क्रीन में, एक स्क्रीन से आपकी उसमें भी स्टोरी होती है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, दूसरे स्क्रीन से तीसरी स्क्रीन, आपका कॉन्टेक्स्ट वो याद रखता है। इसी तरह वॉइस में भी होता है कि आपके डायलॉग्स का कॉन्टेक्स्ट वो याद रखता है। मिसाल के तौर पे आप एक सीक्वेंस ऑफ पूछ रहे हैं कि आप ये पूछें कि तंजानिया का कैपिटल क्या है, वो आपको कैपिटल बताएगा। अगला सवाल पूछें कि जब आपने तंजानिया का जिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है कि उसमें वहाँ पे कितने शहर हैं, तो वो उसको पता होगा कि वहाँ पे। हम स्लोली इस तरफ से जा रहे हैं कि पूरे कन्वर्सेशनल, वरना अब शुरू में तो ये हो रहा था कि सिर्फ 1 to 1 डायलॉग था, आप एक सवाल पूछते थे वो जवाब देता था, वो बड़ा लिमिटिंग था। तो हम शुरू में अब आस्ता आस्ता ना पूरे वॉइस के फ्लो की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह पहले स्क्रीन का फ्लो होता था, अब वॉइस का फ्लो होगा। मैंने आपसे जिक्र किया ना, मैं ज़्यादा अमेजॉन से ज़्यादा गूगल के वॉइस असिस्टेंट पे ना बैट कर रहा हूँ। क्यों? आप ये स्क्रीन पे देखें ना, एक ही वॉइस असिस्टेंट आपकी गाड़ी में भी है, आपके कंप्यूटर पे भी है, आपकी वॉच में भी है, आपके स्मार्ट स्पीकर में भी है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी है। गूगल ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने का सोच रहा है या अभी बना रहा है। सबसे बड़ी बात ये, मोबाइल पे वो जीते हुए हैं। स्मार्ट स्पीकर पे पहले तो नहीं जीते हुए थे, अमेजॉन जीत रहा था, अब दे आर बीटिंग अमेजॉन। तो वॉइस असिस्टेंट जो है ना, मेरी नज़र में आगे चल के गूगल विल बी द मेन प्लेयर टू बीट। वॉइस में ये नोट करने की बात है कि सारा काम तो क्लाउड में हो रहा होता है। तो गूगल जो है ना, उनको ये डर नहीं है कि आप अपने एम्बेडेड डिवाइसेस में ना खुद भी स्मार्ट स्पीकर बना लें। तो आप अपनी एम्बेडेड डिवाइस में खुद अपनी स्मार्ट स्पीकर एम्बेड कर सकते हैं। वो सारा क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर तो उनका क्लाउड में है, तो वो आपको सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे बेसिकली, वो उसका छोटा सा इंटरफेस दे रहे हैं, यूज़र इंटरफेस। तो उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि आखिर में तो आप उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, उनके क्लाउड पे। तो ये आपकी अपनी एम्बेडेड डिवाइसेस में भी आप एम्बेड कर पाएंगे इन द फ्यूचर। एक बड़ी अच्छी चीज़ आई है गूगल की है, वो है गूगल लेंस। गूगल लेंस ना वो ये चाह रहा है कि ना सिर्फ सुने आपके मोबाइल में, वो ना सिर्फ सुन रहा हो चारों तरफ से क्या हो रहा है, बल्कि देख भी रहा हो कि क्या हो रहा है। तो सुनना और देखने को मिला के ना वो गूगल लेंस का एप्लीकेशन है, ज़रा सा उससे खेलिएगा और देखें कि कैसा लग रहा है आपको। वो देख के आपको चीज़ भी बता देगा। मिसाल के तौर पे आपको बता देगा कि ये गाड़ी है ना, तो आप पूछेंगे ये क्या है, वो देखेगा, वो कहेगा ये गाड़ी है। मैं कहा कौन से मॉडल की है, सो ऑन, किस कंपनी ने बनाई थी, एंड सो ऑन। तो जो भी वो देख के इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना, तो वो पूरा नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा ह्यूमन से इंटरेक्शन करने का। तो गूगल लेंस बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, इस पर ज़रूर आप ज़रा थोड़ी सी रिसर्च करें। जिस तरह ना बाकी यूआई की एसडीके आप गूगल में एंड्रॉयड का कॉटलैन से या जावा से प्रोग्रामिंग करते हैं, इस तरह गूगल फॉर एक्शन फॉर गूगल है। एक्शन फॉर गूगल ना, ये सारे आपके एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, आप इसे ना बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको developers.google.com/actions पे जाइए और वहाँ पे देखना शुरू करें। इसके आगे के क्वार्टर में तो हम आपको तफसीली पढ़ाएंगे, मगर यहाँ पे आप ना इसको सिर्फ देखना शुरू करें कि ये अभी तो ऐसी मालूमात, और आपका जो पहला क्विज आएगा उसमें जनरल आपके क्वेश्चंस होंगे इन चीज़ों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में तो होंगे नहीं। तो आपका शौक़ तो पैदा हो ना, और आप इसे इंटरेस्ट तो पैदा हो। इंजमाम भाई ना इसके बड़े माशाल्लाह चीटें जो आईओटी टीम को लीड कर रहे हैं, उनके बड़े इंटरनेशनल कोर्सेज भी बड़े चले हैं, हज़ारों लोगों ने लिए हैं। तो इंशाल्लाह वो आगे चल के आपको इसको तफसीली पढ़ाएंगे। अच्छा, वॉइस जब आप यूआई बनाते हैं ना, तो उसकी ना बड़ी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे उसमें 3 चीज़ें आपको गौर करनी है। नंबर 1, आपको पर्सोना बनाना पड़ता है। देखें, एक आदमी है, पर्सोना से मेरा मतलब क्या है, एक आदमी है, उसका करैक्टर कैसा है। एक आदमी बड़ा गुस्से वाला है, ज़रा सा सवाल पूछो तो उसको गुस्सा आने लगता है, तो आपको ऐसा तो नहीं चाहिए ना पर्सोना। मोस्ट प्रॉब्ली आप घर में चाह रहे होंगे तो बहुत मोहब्बत से आपको समझाए, प्यार से, कि भाई ये नहीं करते, ये ऐसे होता है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मुझे सही नहीं दे रहे हैं।
तो पहली बात तो आपको जब वॉइस एप्लीकेशन बनाना होता है ना, तो उसका पर्सोना बनाना होता है, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो वो एक डायलॉग से दूसरे डायलॉग से तीसरे डायलॉग में वो कॉन्टेक्स्ट कैरी ओवर हो। फिर तीसरा एरर, अगर वो कहे कि इट डज नॉट कंप्यूट, तो आप कहेंगे पता नहीं क्या, आपने उससे कोई सवाल पूछा, तो वो उसको खूबसूरती से एरर्स को भी ना, जो आपकी बात उसको समझ में नहीं आ रही है, वो बड़ी खूबसूरती से उसको हैंडल करे। तो ये तीन चीज़ें, पर्सोना, कॉन्टेक्स्ट और नो एरर्स, ये तीन चीज़ें गौर करने वाली हैं मैंने जब वॉइस की ना यूआई बना रहे हो। तो यहाँ पे हम वॉइस को ख़त्म करते हुए, वॉइस के टॉपिक को ख़त्म करते हुए मैं आपको बता दूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस जो है ना, वो गूगल असिस्टेंट है। तो हम आगे चल के आपको किसी क्वार्टर में आगे चल के, हम अभी ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाह रहा मैं, वॉइस का एक क्वार्टर पूरा कराएंगे इंशाल्लाह। हमने अब डिस्कस ये करना है कि हम क्या क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स में, और हम अपने IoT प्लेटफॉर्म कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं। देखें, इस वक्त दो कंपनियां बड़े IoT प्लेटफॉर्म बड़े पावरफुल बना रही हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट है और अमेज़ॉन है। मगर दोनों में एक मसला है, वो सारे प्लेटफॉर्म को अपने क्लाउड से उन्होंने बड़ा जॉइन किया हुआ है। तो हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए और ग्लोबली भी ये बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि IoT जो ना मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा फेंक रहा होगा। अगर ये हम अमेज़ॉन पे या एजर पे IoT प्लेटफॉर्म पे क्लोजली अपने आप को अलाइन कर लिया ना, तो हम ज़्यादातर एप्लीकेशंस में ना उस तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव पड़ेगा, कोई हद नहीं। हमें चाहिए कि IoT प्लेटफॉर्म में डेटा बहुत होता है, डिवाइसेस बहुत होती हैं, तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा, 3 जगह पे सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आपके माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर में हम बेयर मेटल रस्ट प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर आ जाते हैं एज पे जो मे बी रास्पबेरी पाई होगा या कोई और एज डिवाइस होगी जो स्पेशलाइज्ड आपने डिज़ाइन की हुई होगी, जो माइक्रो कंट्रोलर्स को बहुत सारे कंट्रोल कर रही होगी और कोऑर्डिनेट कर रही होगी। यहाँ पे हम लिनक्स इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो एज के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं और फेल सेफ बनाना है, तो उसके ऊपर कुबरनेटिस क्लस्टर होंगे। इन पे रस्ट की माइक्रो सर्विसेज हो सकती हैं, पाइथन की माइक्रो सर्विसेज हो सकती हैं, वेब असेंबली की माइक्रो सर्विसेज हो सकती हैं जो Node.js के साथ होंगी, मगर ये सब ओपन सोर्स। फिर क्लाउड पे भी ऐसा ही है, क्लाउड पे भी लिनक्स हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कुबरनेटिस है और उस पर भी रस्ट माइक्रो सर्विसेज हैं या वेब असेंबली माइक्रो सर्विसेज हैं जो कि Node.js की माइक्रो सर्विसेज होती हैं। पाइथन की माइक्रो सर्विसेज भी हो सकती हैं, AI बेस्ड माइक्रो सर्विसेज। तो दोनों जगह पे, क्लाउड पे और एज पे, मेन हमारा प्लेटफॉर्म कुबरनेटिस और लिनक्स है, उसके ऊपर रस्ट माइक्रो सर्विसेज मेन है हमारी, मगर वेब असेंबली और दूसरी चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब असेंबली हम यूज़र इंटरफेस में भी इस्तेमाल करेंगे। गूगल असिस्टेंट, मैं चाहता हूं कि ओपन सोर्स की तरफ जाया जाए, मगर अभी गूगल असिस्टेंट के जैसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है नहीं मार्केट में कोई, तो देखते हैं। मगर अभी तो हम गूगल असिस्टेंट पे, मे बी वो जब क्वार्टर पे पहुंचेंगे तो हम शायद डिविएट करें, मगर अभी तो हम गूगल असिस्टेंट पे। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये सारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करें, बोथ क्लाउड पे और एज पे, और जाहिर बात है माइक्रो कंट्रोलर पे भी। और सब जगह एक कॉमन बात है, सब जगह हम रस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वेब असेंबली इस्तेमाल कर रहे हैं, Node.js इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथन की भी कर सकते हैं हम, सो ऑन AI बेस्ड माइक्रो सर्विसेज का। तो ये हर जगह ओपन सोर्स इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम रस्ट की बात करते हैं ना, तो रस्ट में ऐसी क्या खूबी है, देखिए मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आ रहा हूँ। चार्ट में आप ये देखिए कि रस्ट में परफॉर्मेंस तो C वाली है और C++ वाली है, यानी बड़ी तेज़ लैंग्वेज है, और साथ साथ सेफ्टी भी है। तो इसमें बोथ परफॉर्मेंस और सेफ्टी, अच्छा जब मैं सेफ्टी कहता हूँ तो क्या मसला है, देखें नॉर्मली तो एम्बेडेड सिस्टम में ना C++ इस्तेमाल हो रही थी, मगर अब हमारे पास ये चॉइस है रस्ट की भी, जो बड़ी की सेफ लैंग्वेज है, जिसमें पॉइंटर्स, आप डेंगलिंग पॉइंटर्स वगैरह नहीं हो सकते। नॉर्मली जो आपके एरर्स आते हैं एम्बेडेड सिस्टम में ना, एरर वगैरह बहुत आते हैं, तो और सबसे कम चांस जहाँ पे आप एम्बेडेड सिस्टम में ना आपको एरर बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वो एम्बेडेड सिस्टम में कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा खतरनाक हो सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ना सेफ सॉफ्टवेयर हो जो कि उसके एरर्स, कंपाइलर ही सारे एरर पकड़ ले, रस्ट से अच्छी लैंग्वेज हो नहीं सकती इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। स्पीड C और C++ वाली, और सेफ्टी बाकी सब लैंग्वेजेस से ज़्यादा।
कंपाइलर आप देखेंगे इसका ज़बरदस्त किस्म का कंपाइलर है। शुरू में आप थोड़े तंग होंगे कि ये कंपाइलर सारी गलतियां पकड़ता है, कंपाइल टाइम पे ज़्यादातर गलतियां पकड़ लेता है। तो ये मार्वलस लैंग्वेज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। अब यहाँ पे डिस्कशन है कि जो डेटा आ रहा होगा माइक्रो कंट्रोलर से आपके पास एज डिवाइसेस पे आ रहा होगा और एज से क्लाउड पे आ रहा होगा, इसकी कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। तो जो दो स्टैंड आउट करती है ना वो MQTT और काफका है। हम इवेंट्स, मिसाल के तौर पे दरवाज़ा खुला, आपके माइक्रो कंट्रोलर ने एज को बताया, एज ने एक पूरा ये इवेंट पहुंचाया क्लाउड पे। अब ये कैसे पहुंचाएगा? ये दो तरीके से पहुंचाएगा। बाज़ जगह MQTT ज़्यादा अच्छी प्रोटोकॉल है और बाज़ जगह काफका बड़ी अच्छी प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली पब्लिश सब्सक्राइब टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें आप पब्लिश करते हैं इवेंट्स हैं कि दरवाज़ा खुलने का इवेंट, तो आपने कहा दरवाज़ा खुला तो आपने इवेंट दिया, जो भी उसको लिसन कर रहा होगा ना उस तक वो इवेंट पहुंच जाएगा। ये डीकपलिंग भी करता है सॉफ्टवेयर को। हम डायरेक्टली HTTP मैसेज भी भेज सकते हैं, मगर वो डीकपलिंग फिर आपकी ना हर मैसेज को सुनने के लिए एक आपको माइक्रो सर्विस चाहिए, तो और फिर वो बिल्कुल क्लोज नेट हो जाती है। तो डीकपलिंग करने के लिए ना MQTT और काफका हम इस्तेमाल करेंगे माइक्रो कंट्रोलर से एज तक, एज से लेके क्लाउड तक। मेनली ये एज से क्लाउड तक पहुंचाने की प्रोटोकॉल्स हैं एज, MQTT और काफका। अच्छा, आपके जहन में ना इस वक्त एक सवाल आ रहा होगा कि भाई IoT में ना कुबरनेटिस आप कहाँ से घसीट लाएं? देखिए, क्लाउड पे तो हमें कुबरनेटिस चाहिए ही स्केलेबिलिटी के लिए। मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा होगा और हम चाह रहे हैं ओपन सोर्स में हो, कोई भी आदमी हम अपना क्लाउड भी बना सकें। तो कुबरनेटिस के अलावा तो कोई इस वक्त सोल्यूशन है नहीं जो सब कंपनियां जिस पे एग्री हों। तो हमें क्लाउड पे भी कुबरनेटिस चाहिए, एज पे भी हमें स्केलेबिलिटी चाहिए, फेल सेफ सिस्टम चाहिए, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर चाहिए, तो एज पे भी कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस जो है ना वो IoT में बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होगा। नॉर्मली तो ये क्लाउड नेटिव का पहला कोर्स है, तो आप आगे चल के क्लाउड नेटिव का पहला कोर्स IoT में भी करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे कोर्स में हम कौन सा माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे। हमने सेलेक्ट किया है STM32। अच्छा, चाइनीज़ एक आ रहा है ESP32, बड़ा अच्छा माइक्रो कंट्रोलर है, मगर उसमें ना अभी रस्ट की सपोर्ट इतनी नहीं है। तो मे भी अगले 1-2 साल बाद, जब कोर्सेज हमारे 1-2 साल बाद हो रहे हों, तो हम ESP32 पे चले जाएं। हम रेस्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बेयर मेटल पे, तो इस वक्त हम जो बोर्ड इस्तेमाल करेंगे वो STM32F3 का बोर्ड है। इसका लिंक आपके जो हैंडआउट है उसमें है। आप इसको अगले सेमेस्टर ये एम्बेडेड प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, तो अगले सेमेस्टर से पहले आप एक STM32F3 बोर्ड आपके पास होना चाहिए जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ मिलकर इस्तेमाल करेंगे। तो STM32F3 जो है ना हमारा स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसको हम एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका में ये $16 का है, क्या कहते हैं, चाइना में ये $24-25 का मिल रहा है अली एक्सप्रेस पे। तो आप इसको इस्तेमाल करें, क्या कहते हैं, अगले सेमेस्टर में इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा सजेशन है इसको जल्दी से आप बाय कर लें अगले 1-8 महीने में। इस वक्त वैसे एक बात है, क्योंकि PIEC का साइज़ इतना बड़ा है तो ये सारे इंपोर्ट तो कर लेंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। जब तक आपका पहुंचेगा तो आपको चाइना से डायरेक्ट मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सस्ता पड़ जाएगा कि पैसे बचाने, वरना पाकिस्तानी को भी 200-300 रुपये कमाने दें। तो टीचरों से भी मशवरा करें कि ये STM32F3 बोर्ड कहाँ से लिया जाए। STM32 बोर्ड तो मैंने आपको बता दिया F3 माइक्रो कंट्रोलर्स का। अब एज डिवाइस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एज के लिए ना हम इस्तेमाल करेंगे रास्पबेरी पाई। अच्छा, इस वक्त जैसे ही हमारा ये कोर्स अनाउंस हुआ रास्पबेरी पाई 4 भी आ गया। हमने जो मैंने मंगाया था वो रास्पबेरी पाई 3B+ था, मगर 4 बड़ा अच्छा है, पैसे उतने ही हैं। तो आप अब ख़रीदें ना एज डिवाइस के लिए आगे चल के, मगर एज के बगैर भी काम चल सकता है कि आप अपने लैपटॉप को ना एज डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप पे हम लिनक्स लगा लेंगे उसको भी एज की डिवाइस के तौर पे। मगर अगर आपके पास पैसे हैं तो आगे चल के आप रास्पबेरी पाई 4 भी मंगा लीजिएगा तो ज़्यादा। और हमारा जो पूरे घर का प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा कि इस कोर्स के आखिर तक आप अपने घर को एक स्मार्ट होम बना सकें। तो उसके लिए स्मार्ट होम बनाने के लिए आपको एक एज डिवाइस, फील्ड गेटवे डिवाइस तो चाहिए होगी। तो मैं तो लैपटॉप पे चला लूँगा। अच्छा, हम क्लाउड को भी आगे चल के ना लैपटॉप पे सिमुलेट कर सकते हैं, मगर अगर पैसे हैं तो लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, STM32F3 बोर्ड होना चाहिए, रास्पबेरी पाई 4 होना चाहिए। रास्पबेरी पाई 4 ना भी हो तो काम चल जाएगा। देखिए, वेब असेंबली बनी है बेसिकली यूज़र इंटरफेस के लिए। ये ब्राउज़र के अंदर चलती है और बहुत फास्ट है।
रस्ट जैसी फास्ट तो नहीं है, मगर जावास्क्रिप्ट से काफ़ी फास्ट है। तो हम यूज़र इंटरफेस के लिए तो वेब असेंबली इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, रस्ट में ना वेब असेंबली की सपोर्ट बड़ी अच्छी है, और आइंदा जब तक आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगी। तो जहाँ भी हमें यूज़र इंटरफेस बनाना होगा तो हम वेब असेंबली के थ्रू बनाएंगे रस्ट में। मगर क्या कहते हैं, आगे चल के हमें ये बात कर सकते हैं हम कि सर्वर्स पे ना भी वेब असेंबली की माइक्रो सर्विसेज चल सकती हैं। तो अगर किसी को क्रॉस प्लेटफॉर्म चाहिए सॉल्यूशंस वेब असेंबली के लिए, और शायद बहुत आगे चल के माइक्रो कंट्रोलर पे भी डायरेक्टली वेब असेंबली चलने लगे, तो हम रस्ट की वेब असेंबली में बड़ी अच्छी सपोर्ट है। तो रस्ट को आप दो तरह से कंपाइल कर सकते हैं, या तो पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के लिए, या पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर के लिए, या क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब असेंबली के लिए भी आप रस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए वेब असेंबली का बार बार इसलिए भी जिक्र आया है। देखिए, IoT का जो फ्यूचर है ना, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। IoT जो है ना, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करता है। दरवाज़ा खुल रहा है, दरवाज़ा बंद हो रहा है, फ्रिज का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, AC का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप IoT जनरेट कर रहा होता है। हम ना, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेटा चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो कोई जादू नहीं है। वो क्या करता है, डेटा से लेके डेटा लेता है और उससे इंटेलिजेंस बनाता है। तो हम IoT के लिए आइडियल है। IoT में डेटा जनरेट हो रहा है, AI को डेटा चाहिए, उससे वो इंटेलिजेंस बनाता है। इंटेलिजेंस उसकी खुद नहीं होती है AI की, कोई ऐसा नहीं है कि मशीन बनी हुई है जिसको खुद सब कुछ पता है। वो आप डेटा से उसको समझाते हैं, डेटा से उसको सिखाते हैं। तो जो AI है वो हम आपको इस कोर्स में थोड़ी कवर कराएंगे, क्योंकि फ्यूचर ऑफ IoT जो है ना, वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ब्लॉकचेन का क्या ताल्लुक है IoT से साहब, आप ये सवाल पूछ सकते हैं। देखें, ब्लॉकचेन का 2-3 तरह से ताल्लुक है IoT से। ब्लॉकचेन जो है ना, आप जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है ना IoT में, इस वक्त क्या होगा, वो IoT का डेटा सारा क्लाउड पे जा रहा है। अच्छा, अगर माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे जा रहा है या अमेज़ॉन के क्लाउड पे जा रहा है, मैं किस वक्त सोया, मैं किस वक्त उठा, मेरे घर कौन मेहमान आया, तो मुझे बड़ा डर लगेगा, प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। तो मैं चाहूँगा कोई डिसेंट्रलाइज तरीका हो जिस पे सारा डेटा जाए। तो ब्लॉकचेन से अच्छा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, उसमें कोई ब्लॉकचेन में भी ज़्यादातर डेटा पब्लिक होता है, तो उसके अब नए काफ़ी लोग डिस्कवर कर रहे हैं चीज़ें, वो ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली सिक्योरिटी के और प्राइवेसी के इशू ब्लॉकचेन पे भी सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, फिर एक और जो टेक्नोलॉजी है ना, वो ब्लॉकचेन में बड़ी काम की है, सॉरी IoT में बड़ी काम की है ब्लॉकचेन की, जो वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सिक्यूट हुआ ही हुआ, कोई उसको रोक नहीं सकता, वंस मैं एक्सिक्यूट करा दूँ। तो IoT में बाज़ जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको तफसील से आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि ब्लॉकचेन भी IoT के लिए काफ़ी एक्सटेंसिव है। लिब्रा नया प्लेटफॉर्म आया है फेसबुक का, जो अभी रिलीज़ तो नहीं हुआ है, मगर अगले साल तक रिलीज़ होगा। तो इंशाल्लाह जब तक आप एंड ऑफ द ये प्रोग्राम पहुंच रहे होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली पेमेंट्स वगैरह के लिए, मशीन टू मशीन पेमेंट्स वगैरह के लिए हम आपको लिब्रा और दूसरे उस वक्त तक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, लिब्रा पे और Ethereum ब्लॉकचेन पे। आगे चल के देखते हैं कि जब तक आपका कोर्स आता है तो उस वक्त तक वो कौन सी टेक्नोलॉजीज मैच्योर हो जाएंगी। मगर हम AI भी कवर करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी, और ब्लॉकचेन भी कवर करेंगे। चलो, हमने क्या देखा, IoT और ब्लॉकचेन जो है ना, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, और जिस चीज़ों में हम बात चीज़ों में IoT का इस्तेमाल करेंगे, बात चीज़ों में ब्लॉकचेन, और साथ मिला के तो ऐसे लगता है कि होगा कि मैजिक है। अब मैं ना सबको एक जगह जमा करता हूँ, IoT, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सब मिला के आपका 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। और इससे भी बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जो अब अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मगर कोर जो है ना 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ये टेक्नोलॉजी होंगी। इससे क्या पॉसिबल होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपकी एक जो डिवाइस है ना, वो खुद अब डिस्कवर कर सकती है AI के थ्रू कि मुझ में ख़राबी पैदा हो गई है, फिर वो वेंडर को भेज सकती है एक मैसेज कि भाई मेरा ख़राब हो गया, फला पार्ट मेरा ख़राब हो गया है, प्लीज़ आन के ये रिप्लेस कर दें। मैं ब्लॉकचेन के थ्रू, लिब्रा के थ्रू, या ईथर के थ्रू, या आयोटा के भी थ्रू, जो IoT के लिए बन रहा है, अभी ये पता नहीं, ये क्लियर नहीं है, अगले कुछ सालों में क्लियर होगा कि इसमें से कौन जीतेगा, मगर कॉन्सेप्चुअली तो सब एक ही हैं। तो मैं पेमेंट भी करूँगा, वो मेरा पार्ट रिसीव होगा, मैं
खुद ही ऑर्डर किया, मैंने खुद अपने आप को मेंटेन भी कर रहा हूँ। तो ये क्या जादुई दुनिया में हम जा रहे हैं, जहाँ पे जो डिवाइसेस हैं ना, उसमें इंटेलिजेंस भी है, उनमें पेमेंट करने की तरकीब भी है, उनमें दुनिया भर से इंटरेक्ट करने का तरीका भी है, उनको सब कुछ पता है। और वो सब कुछ से मतलब सब कुछ नहीं, जो उसके पास डेटा है उसके थ्रू वो इंटेलिजेंस भी निकाल रहा है, वो ब्लॉकचेन पे पेमेंट भी कर रहा है और सब चीज़ का इम्यूटेबल रिकॉर्ड भी रख रहा है ब्लॉकचेन पे। ज़बरदस्त। आप टेस्ट की तैयारी शुरू करें। स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये स्लाइड्स के थ्रू करें। इसमें प्लीज़ एक चीज़ नोट कीजिएगा, स्लाइड्स के अंदर जो कमेंट्स है ना, उसमें भी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत कुछ आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, तो वो भी ज़रूर देखिए। स्लाइड देखें, अगर देखें कि कमेंट है कोई तो कमेंट पढ़ें, फिर ये वीडियो देखें। ये सब तीनों चीज़ें मिला के आप अगर घर पे भी बैठे हैं तो कर सकें। जो लोग ऑन साइट ले रहे हैं उनको क्लास में भी ये पढ़ाई गई है, तो ज़बरदस्त है। हम टेस्ट के लिए रेडी हैं और इन सारी स्लाइड्स का टेस्ट होगा। गेट रेडी फॉर द टेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।